आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, अपने आप को मैं ये नहीं कह रहा हूँ लो करें अपना, लेकिन आप अपने बारे में सही पर्सपेक्टिव तो रखें कि आप क्यों बनना चाहते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं नहीं है, और हर्डल्स जो आते हैं उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। बिकॉज आपको यहाँ हर्डल्स भी सीखना पड़ेगा कि दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट होती है ना। यस सर। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने कर ली, और एक होती है कि आप उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक हैबिट के रूप में फॉर्म करो अपने अंदर, वो इम्पोर्टेंट होती है। तो आप उसको देखिए। हेलो सर। मेरे सवाल मेरा हाँ बताइए, पूछिए प्लीज। सर अगर सर मेरा एक सजेशन है कि हमारे और भी फ्रेंड हैं इस मीटिंग में जो हमारे डिग्निटरीज हैं, तो एक इसका आंसर मत देना। इंट्रोडक्शन हो जाता है। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज सभी, 1 मिनट रुकिएगा। So I'm really very sorry. तो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स जो जुड़े हैं, मैं एक एक करके उनके पास, तो मैं आपको अभी जो इंट्रोडक्शन, अभी हमने जस्ट इंदर सर से बात की, तो मैं अगली जो जाऊंगा जिस तरफ, वो गजेंद्र सर होंगे हमारे। बेसिकली मैं थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रवीण सर ने गजेंद्र सर के बारे में दे दिया है, बट आई विल रिपीट इट वंस अगेन। तो बेसिकली गजेंद्र सर लेफ्टिनेंट है, प्रोफेसर हैं जेएनयू में, और इनके अलावा इन्होंने गजेंद्र सर ने 2005 में गेट का जो एग्जाम था वो क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा गजेंद्र सर को 2017 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड का अवार्ड मिला हुआ है। तो गजेंद्र सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 2 शब्द आप हमारे स्टूडेंट्स को एड्रेस करें। गजेंद्र सर, आपको आवाज आ रही है? ओके, मे बी ड्यू टू नेट कनेक्शन वो गजेंद्र सर अभी शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, या फिर अगर जुड़े हुए हैं तो उनको हमारी आवाज शायद से नहीं आ रही है। तो आई विल गो ऑन टू माय नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर, उमेश सर। तो उमेश सर के बारे में भी प्रवीण सर ने काफी कुछ बता दिया है। तो उमेश सर हमारे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बैंक, और जो हमारे वो दीप आईएएस के फैकल्टी भी हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो बाद में पूछिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उमेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा, उमेश सर प्लीज आप हमारे स्टूडेंट्स को एड्रेस कीजिए। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. नाम से अभी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो जैसा पहली चीज बेसिकली हो सकता है कि आप सब लोगों ने, हम सब लोग, हाँ गुड मॉर्निंग। तो जैसा पहले भी एक सजेशन दिया गया था कि हम लोग जब गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, जब कोई एड्रेस कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो हम लोग गुड मॉर्निंग करेंगे, बट बेटर है कि आप लोग सब लोग एक एक करके गुड मॉर्निंग ना करें, ठीक है। और मतलब कि गुड मॉर्निंग का रिप्लाई की ऐसी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये एक कोरम है और एक चीज़ है, रिक्वायर्ड रहेगी जब हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। हो सकता है कि हम सब ने ऑनलाइन क्लासेस से पहले नहीं की हैं, तो ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि प्रवीण और सूरज ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। तो कि मैंने बीटेक की दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 1997 से। उसके बाद मैं इन सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट में, मतलब कि सीनियर मैनेजर, नॉट एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट सीनियर मैनेजर। तो मैं अपनी टीम के साथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाता हूँ। मेरी टीम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाती है सब आईटी के लिए। मेनली हमने टेलीकॉम के सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं और दूसरे डोमेन के भी बनाते हैं, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, और इवन जो आप अभी आजकल जो टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे होगे आप, क्लाउड,
बिग डाटा, ब्लॉकचेन, इन सब के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट रहा है हमेशा टीचिंग में, तो मैं इसलिए इस दीप से जुड़ा भी कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं, अपनी जो नॉलेज है और जो उसको शेयर कर सकूं, और जो इस कोचिंग में आते हैं उनमें उनको गाइडेंस दे सकूं, पढ़ा सकूं, ताकि वो अपने मिशन में, अपने कैरियर में आगे जो करना चाहते हैं वो उसको सक्सेसफुल कंप्लीट करें। तो जैसा कि आप सब लोगों ने चूज़ किया है सिविल सर्विसेज देना, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है सिविल सर्विसेज। तो जैसा कि कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे जिनका इंद्रजीत सर ने आंसर भी किए, तो उस क्वेश्चन आंसर को हम बाद में टेक ओवर करते हैं। पहले हम सबका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जैसे मेरा है, उसके बाद बोला अरुण का है और गजेंद्र जी सर का है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। बट एक मोटा मोटा सब लोग, आप सबको पता ही है कि ये एक प्रोसेस है जो कि एक लेंथी प्रोसेस है। तो इसमें हम सब आपसे क्या उम्मीद करते हैं, वो ये करते हैं कि बेसिकली कि आप डिटरमिन्ड रहें, आप पंक्चुअल रहें क्लासेस करने में। आप कभी भी ये नहीं है कि भाई क्लासेस नहीं कर रहे हैं, इरेगुलर ना रहें। इरेगुलरिटीज़ और ये सब सबसे बड़ा हर्डल है कि आप दूसरी चीज़ों में लग जाएं। जैसे कि ये फिज़िकल क्लासेस नहीं है, तो आप लोग को मॉनिटर नहीं कर सकते, आप लोगों को शायद उतना जो कि फिज़िकल क्लासेस की जितने बेनिफिट्स हैं हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस में ना हो। पर फिर भी हम सब लोग से रिक्वेस्ट है कि नेटवर्क के इश्यूज़ रहेंगे और चीज़ों के इश्यूज़ रहेंगे, हो सकता है कि आप लोग रिमोट प्लेस पे हो, बहुत लोग मोबाइल से ज्वाइन कर रहे होंगे, पर आप उन सब चैलेंजेस को करते हुए भी आप क्लासेस ज़रूर करें, अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, टाइम टेबल के हिसाब से चलें, क्लासेस ज्वाइन करें, असाइनमेंट कंप्लीट करें। तो ये सब ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चीज़ है। बाकी अब जो हम बाकी सबसे गो थ्रू कर लें, तो उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अब मैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर के पास आऊंगा, जिनका नाम अरुण सर है। बेसिकली अरुण सर ने 2019 में पीसीएस बैच जो है वो क्लियर किया हुआ है। 2019 के वो बैच के जो ऑफिसर हैं, एज एन एसडीएम अभी अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्टेड हैं। और अरुण सर के पास मैं जाना चाहूंगा। अरुण सर प्लीज, आप हमारे बैच जो है न्यू बैच, आप उसको अटेंड करें सर प्लीज। सभी को सूरज, आवाज मेरी क्लियर है? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं 2018 बैच में पीसीएस में क्वालिफाई किया है और करंटली मैं अमरोहा में पोस्टेड हूँ एज डिप्टी कलेक्टर। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ा एग्जाम है, आप सभी को पता है, इवन वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है ये। तो इसके रिगार्डिंग आपको जस्ट इतना कहना चाहूंगा मैं कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, अगर वहाँ आपका डेडिकेशन, मोटिवेशन आपका नहीं रहेगा, तो आप उस एग्जाम में बहुत पीछे हो जाएंगे। ये एग्जाम 3 स्टेज में है आपका, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। तीनों एग्जाम में आपको फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। जो सजेस्ट किया जाएगा कोचिंग की तरफ से, अपनी तरफ से भी, उसको बड़े अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग लेने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके रिलेटिव कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको कम्पीट करना है दूसरे लोगों के साथ। कई लाख लोग परीक्षा देते हैं, 4 साढ़े 4 लाख प्रीलिम देते हैं, कुछ हजार लोग मेंस देते हैं, कुछ सैकड़ों लोग इंटरव्यू देते हैं। तो सिलेक्शन कितने को होता है? वही 700-800। तो मेरा मानना है कि जैसे मैंने इस एग्जाम में देखा यूपीएससी में, यूपीएससी के अंदर आपको अगर प्रीलिम क्रॉस करना है, प्रीलिम क्या, इवन मेंस भी क्रॉस करना है, तो आपको अपना जो बैकबोन है, जो बोला जाता है कि यूपीएससी का जो बैकबोन है वो एनसीईआरटीज है। इवन मैंने भी मेरा सारा फोकस एनसीईआरटीज पे रहा और मैंने अपनी प्रिपरेशन सारी एनसीईआरटी के साथ की।
ये हार्ड लग रहा कि कई बार मेंस दिया, इंटरव्यू में भी गया बट नहीं हो पाया, वो सब चलता रहता है। बट अगर आप बैकबोन अपना फाउंडेशन अच्छे से कर लेंगे, एनसीईआरटीज को अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे, तो आप ये एग्जाम नहीं, इसके साथ बहुत सारे एग्जाम, बाकी जो एग्जाम होते हैं उन्हें भी क्लियर कर पाएंगे। और कई बार हमने देखा है जैसे बच्चे आते हैं पहले तो फुल डेडिकेशन के साथ आते हैं कि हमें कोचिंग करनी है, हमें करना है, सब कुछ करना है, बट धीरे धीरे उनका मोटिवेशन नीचे चला जाता है, बाकी तो मेरा सजेशन आप सभी को ये है कि जिस डेडिकेशन के साथ आज आप सबने ज्वाइन किया है, उसी डेडिकेशन एक साल तक, एक साल की आपकी आपकी नहीं, आपकी पूरी सबकी लाइफ चेंज। नॉट क्लियर। एनसीईआरटी के ऊपर आपको फोकस करना है, इसके साथ ही न्यूज़पेपर पर आपको इश्यूज आपके तरफ क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंडिया में क्या, इंडिया कहाँ परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है स्पोर्ट्स में, साइंस में। यूपीएससी जो है, यूपीएससी के जो मैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि अभी आपको बेसिकली प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको देखना है, प्रीलिम आप क्रॉस कर पाएंगे तभी मेंस की तरफ बढ़ेंगे। और प्रीलिम और मेंस की कोई ऐसी अलग प्रिपरेशन नहीं होती कि जो प्रीलिम में पढ़ा है वो आपको मेंस में काम नहीं आएगा। अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली है तो यकीन मानिए वो प्रीलिम में भी हेल्प करेगी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, क्योंकि बेसिकली आपको नॉलेज, जो आपने नॉलेज गेन की है वो नॉलेज आपको हर स्टेज पर फायदेमंद देगी, इवन आपके लाइफ टाइम में आपको फायदा देगी। तो एनसीईआरटीज को सर की आवाज नहीं आ रही, आवाज ब्रेक हो गई सर। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, एक बात म्यूट कर दिया सर ने। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि ये जो अभी हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, जी सर, अभी आ यस रही सर, है। यस एक्चुअली ये ऑनलाइन क्लासेस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती रहती है। आई होप आप सभी को आवाज आ रही होगी मेरी। यस सर। तो आप सभी ये ध्यान रखिएगा कि एक मीडियम का इशू होता है कि मीडियम क्या हो हमारा। मीडियम कुछ भी हो, देखिए इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है जिसे कुछ टाइम के साथ सीखा जा सकता है। ऑब्वियसली अगर आप हमारी मदर टंग के अलावा किसी और भाषा को अडॉप्ट करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम की तरफ जाएंगे तो मेरा सजेशन है कि आप इंग्लिश को ही रखें, और इंग्लिश में काफी कुछ आपको मटेरियल भी मिलेगा और काफी आसान सा हो जाता है। हिंदी भी बुरा नहीं है, अच्छा है, बट हाल फिलहाल के टाइम में देखा गया है कि जो हिंदी में सिलेक्शन है यूपीएससी में कम हुई है। उसका बेसिकली रीजन यही है कि जो जीएस का आपका पेपर है, जो 4 पेपर जीएस के हैं, वो बेसिकली सारा न्यूज़पेपर ओरिएंटेड ही है। तो न्यूज़पेपर सारा जो न्यूज़ का कंटेंट है वो तुम तो पढ़ते नहीं है। तो प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा समझ ले तू। Please mute your voice, माइक Deepak Barwa. माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। बाकी आप फिल्म अगर एक बार कोर्स कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे, तो मेंस की प्रिपरेशन भी उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे और फिर इंटरव्यू वगैरह में आपको सब गाइड करेंगे। इसके अलावा आपको छोटे छोटे कुछ इश्यूज आते रहेंगे कि कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। देखिए इस एग्जाम को क्लियर करने का सबसे बड़ा बेसिक फंडा ये है कि आप जो भी किताब पढ़ें, जैसे आपने एनसीईआरटी की कोई भी किताब पढ़ी या इवन कुछ भी बुक पढ़ी, आप उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। एक पूरी किताब को अगर आप 2 पेजों में समेट लेंगे तो आप उस किताब को दोबारा नहीं पढ़ेंगे। मतलब आपको नोट्स प्रिपेयर करने की मैं बता रहा हूँ। नोट्स प्रिपेयर आप कभी भी करें, ध्यान रखिए नोट्स हमेशा सेकंड या थर्ड रीडिंग में प्रिपेयर किए जाते हैं, फर्स्ट रीडिंग में कभी नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो आप जैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो प्रिपरेशन में आप फर्स्ट रीडिंग दीजिएगा, उसके बाद सेकंड या थर्ड रीडिंग में आप नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी आप जिस सर्विस के लिए जा रहे हो सर्विस बहुत ज़्यादा वाइड है। मैंने जब भी आके देखा है कि क्या क्या होता है यहाँ पर, कितना ज़्यादा मतलब एरिया है हमारे पास, बहुत ज़्यादा आपको बिजनेस मिलेगी। और आप अभी सोचेंगे कि ये बुक पढ़नी है, इतनी मोटी है, ये है, अब यकीन मानिए इससे ज़्यादा बुक्स फाइल्स आपको अपने जॉब में पढ़नी पड़ेगी। तो अच्छा होगा आप अभी से आदत डाल लें, और जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, रिजल्ट में टाइम लगता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा एक बार में रिजल्ट नहीं निकलता है। बट आपकी जो प्रिपरेशन है, अगर आप उस प्रिपरेशन को उस लेवल तक लेके जाएंगे, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है बाकी कैंडिडेट्स के साथ रिलेटिव कंपटीशन में, अगर आप उसको मैच कर पाएंगे तो आप
कोई भी एग्जाम इंडिया में किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, मतलब वो टेक्निकल एग्जाम ना हो तो, और आप क्लियर कर पाएंगे। जीएस का कंटेंट आपका काफी मजबूत हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, दीप कोचिंग है ये, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको बच्चे की तरह, नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह चीजें बताएंगे। आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर, लाइक माइंडेड प्रोफेसर या स्कॉलर्स या जो भी मतलब ऑनर्ड गेस्ट होंगे हमारे, जो सर्विसेज में है, प्रवीण सर हैं, बाकी सीनियर फैकल्टीज हैं, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। उन गाइडेंस की जो दिशा आपको डायरेक्शन दी जाएगी, उस डायरेक्शन में आपको चलना है, और एफर्ट्स आपको खुद ही डालने हैं, हार्डवर्क आपको खुद ही करना है। और यकीन मानिए, अगर आप हार्डवर्क करेंगे फुल डेडिकेशन मोटिवेशन के साथ, बाकी चीजों को अलग करते हुए, तो आप कामयाब होंगे। इन्हीं सब के साथ मैं खत्म करता हूँ। और सूरज प्लीज नेक्स्ट गेस्ट को आप बुलाएं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम आपके साथ रहेंगे किसी भी तरह की प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, बट आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ अभी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर। गजेंद्र सर, आप जुड़ चुके हैं क्या? Yes, I'm connected now. I was also connected last time, but maybe some. थैंक यू। तो मैं गजेंद्र सर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली We can start. गजेंद्र सर हमारे लेफ्टिनेंट हैं, बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। गजेंद्र सर जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर है। गजेंद्र सर को 2017 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड का अवार्ड मिला हुआ है। तो मैं गजेंद्र सर रिस्पेक्टेड रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे बैच को एड्रेस कीजिए। Thank you, Suraj, for the nice introduction, and thank you to Praveen ji, who is running that deep coaching center in this pandemic system जो है उसमें भी। Actually pandemic में क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं कि everything is destroyed, or many things has been destroyed or stopped. But using this online platform, learning process is still continue. Okay, and learning should not be stopped anywhere. This is my first message to you, all the students. Learning should not be stopped. It should be continue, irrespective the speed is low or high, or any kind of speed is there, but it should be there. It should not be stopped. Okay, so now let me tell you my name. Already Suraj told you. Myself, Dr. Gajendra Pratap Singh. My area of specialization is mathematics. Mathematics and specialized and interest area of interest is graph theory. And my laboratory is mathematical and computational sciences. I'm giving the training every year, summer training, in terms of summer training or winter training. Those are graduate students, graduates, MTech students, even after MTech, PhD. They come, they visit to my laboratory to work, how to get the ideas, how to start the research, how to start your work in the mathematics area. 2-3 years. Generally, I allow 2 students every year, or after 6 months, 2-3 in my laboratory. They get the training and come back to that parent institution or wherever they are connected. Okay. So now, जैसे मेरा एरिया है अभी मैथमेटिक्स है, और आपने बात उनका भी सुना, DRDO साइंटिस्ट सर का, इंदर सर का, अभी हमारे सर ने भी बात किया के पहले। तो उसमें क्या है, मैथमेटिक्स का एक ऐसा रोल है जो उन सबको बाइंड करने में काम आपको आएगा। जैसे बात करते हैं ना, बहुत सारे किसी भी माला में मोती होते हैं, उसको एक साथ में बांधने के लिए एक थ्रेड, एक धागे का जरूरत होता है। तो सिमिलरली ये एक मैथमेटिक्स है जो आपको हर सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, बांधने में। बेसिकली मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है जिसमें हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले साइंटिस्ट इंदर जी ने बताया कि साइकोलॉजी, उसमें एनालाइज करना, कैसे निकालते हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब उसकी सिम्टम्स क्या होने चाहिए। तो एवरीथिंग एनालिसिस कैन बी डन, नॉट एवरीथिंग, मतलब अगर आपकी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है, दैट यू कैन गिव सम योर
concluding remark on that particular. Okay. And as far as the career options in after doing mathematics or after engineering in electronics, computer science, or any area of the engineering, you can, there are a lot of scope. It is not the civil services. Civil service is a better option, good option, very good option, but you should also try other options. For example, finance sector, if you are interested in mathematics, and actuarial science is there, and insurance sector, R&D section. These are the area. And sometimes nowadays in RBI बैंक में भी मैथमेटिक्स को हमारी रिक्वायरमेंट मिलता है. टीचिंग का तो ऑलरेडी है ही, बहुत अच्छा स्कोप है उसमें. और आपका ये CSI की जो लेबोरेटरी है, DRDO भी रिक्रूट करता है मैथमेटिक्स को, मैथमेटिशियन को. एंड इसरो में भी उसका मतलब एज ए साइंटिस्ट भी जा ही सकते हैं उसमें. तो ऐसे बहुत स्कोप्स हैं. इवन अगर कहीं गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ तो आप यू कैन स्टार्ट योर NGO और योर ओन कंपनी. ओके, जैसे हम बात करते हैं ऑनलाइन की बात करें, मान लो अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो, आपको मैथमेटिक्स आता है, दैट मीन्स यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग. ठीक है, यू कैन डेवलप योर ऐप, यू कैन सेल देम. सेल करने के बाद में उसको करोगे तो ये भी हो सकता है कि अपना ही बिजनेस आप स्टार्ट करो. किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्शन में, या किसी भी कंपनी को सपोर्ट करने में, किसी भी एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन गिव टू द कंपनी. तो उसमें आपका स्लोली प्रॉफिट कम हो सकता है एट द बिगिनिंग में, लेकिन धीरे धीरे जब तुम ग्रो करोगे तो नेटवर्क इंक्रीज होगा, तब देखोगे उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है प्रॉफिट में. और उसके साथ में आप अपना प्रॉफिट तो लोगे, लेकिन यू कैन गिव द एम्प्लॉयमेंट टू the person those are not employed anywhere. तो आप देखो जब ऐसा कुछ होगा तो आप अपनी कंट्री को, जो हमारे एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सोसाइटी को वापस देना, तो वो आपको कितना अच्छा लगेगा उस टाइम. तो हमें इस डायरेक्शन में सोचना है. ठीक है, जब भी हम तैयारी करेंगे सिविल सर्विसेज का, तो हमेशा याद रखो सिविल सर्विसेज में सिलेबस उसका वाइड हो सकता है, जैसे आप बोलते हो वाइड है, लेकिन मैं उसको वाइड नहीं मानता कि इतना. अगर आप उसको डेली कम से कम 1 से 2 आवर डिवोट करोगे, मॉर्निंग आवर स्पेशली ज़्यादा अच्छा होता है टेंशन फ्री रखने. लेकिन कोशिश ये करो मॉर्निंग आवर में अपने आप को पहले एक्सरसाइज वगैरह करो, योगा करो, अपने आप को फिट रखो. बेसिकली मतलब ये, अगर आप फिट रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे, कोशिश करो टेंशन फ्री रखने का, हैप्पी रहने का, तो आपका देखना आपका जो एक्सप्रेशन है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, का जो मेमोरी है ब्रेन में किसी भी चीज को स्टोर करने की, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज. अगर आप कम ही पढ़ोगे, चाहे 1 ही घंटा पढ़ो, प्रिसाइसली पढ़ो, और ऐसी बुक से पढ़ो जो बुक ऑथोराइज्ड है, मतलब ऑथेंटिक बुक है, पहली फर्स्ट टाइम की बात. उसके बाद में तो अदर ऑथर्स का बुक मिलेगा आपको, मैनी बुक्स मिलेंगी सेम सब्जेक्ट, तो उसमें आप उसको कंपेयर कर सकते हैं. तो इसमें एडिशन तो नहीं हुआ, कोई इसमें करेक्शन तो नहीं हुआ, या कोई any kind of thing if it is happen, then you can see, you can compare easily and you can give your own comment. Sometimes उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना डिबेट में, आपके एग्जाम में भी होते हैं, ऐसे लिखने को भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिविल सर्विस में बहुत आता है. तो आप उसमें अपने थॉट जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो, अपना लॉजिक दे सकते हो. ये है लॉजिक अगर आप दोगे उस केस में, तो आपको उसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे. लोग पर्सन जो है आपको अप्रिशिएट करेंगे कि भाई ये पर्सन है, उसका ये लॉजिक है. अगर आप लॉजिकली करेक्ट हो तो एवरीबॉडी फ्रॉम एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी कंट्री, एवरी पर्सन फ्रॉम एवरी कम्युनिटी, एवरी सोसाइटी, दे विल एक्सेप्ट, बट यू शुड बी लॉजिकल करेक्ट. तो सबसे पहले लॉजिक डेवलप करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में. तो आपको 2-3 चीजें लाइफ में जरूर रखना है. अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, डिले नाइट सोने का फायदा नहीं है, भले से हम लोग चेंज कर लें. चेंज आदमी कोई करता है तो एक्सेप्टेंस हमारे ह्यूमन उसमें बॉडी में बहुत ज्यादा है, हम एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन सोसाइटी क्योंकि जनरली दिन में ही काम करती है अपना, रात में हमारा अपनी कंट्री में ये मानते हैं कि सोने का टाइम होता है. तो कोशिश करो कि 10-11 बजे तक आप सो जाओ, पहले उसके पढ़ो. उसके बाद में सुबह को उठो 4 बजे, 4:30 बजे उठने के बाद में थोड़ा वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन बहुत जरूरी है. चाहे 5 मिनट ही करो, लेकिन उसमें सब एक घंटा टाइम दो अपना मॉर्निंग में.
शाम को भी दे सकते हो आधा घंटा। उसके बाद में आप स्टार्ट करो बिल्कुल कूल एम्प्टी माइंड से। तब आप देखना जो चीज आपको ये लर्न भी नहीं हो रही, याद नहीं हो रही या टफ लगती है, तो देखना वो हमेशा फॉर एवर आपके लिए स्टोर हो जाएगी। जैसे साइंटिस्ट इंदर जी बोल रहे थे साइकोलॉजिकल, उसमें भी कंसेप्ट है ट्रिपल आर कंसेप्ट, इसको हम बोलते हैं रिमेम्बर, रिवीजन, एक इस तरह का है, एक 3R है बेसिकली। तो हम एक क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था कि हम भूलना क्यों चाहते हैं। आंसर था उनका कि क्योंकि हम उसको भुलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भुलाना नहीं चाहते, आपके अंदर एटलीस्ट 1 R मिसिंग है। जैसे R कोई मिसिंग हो, रिवीजन, रिकॉल शायद हो या रिमेम्बर, इनमें से 3R है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, आप देख सकते हो तो क्या होता है। तो एक भी R मिस नहीं होना चाहिए। तो उसको बार बार अगर रिवाइज कर रहे हो, आपको रिमेम्बर करना है, रिमेम्बर करो, रिवाइज करो, रिकॉल करो, ऐसे कुछ है। तो उसको अब देखना, जब आप देखोगे कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना, जब भी आप साइकोलॉजी का कंसेप्ट को पढ़ो उसको ध्यान से पढ़ो। अगर आप मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट हो तो उसको मैथमेटिक्स से रिलेट करने का भी कोशिश करो, कि मैथमेटिक्स जब भी शुरू होता है वो बिल्कुल एक, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सेट एक एलिमेंट होता है, सभी को पता होगा जो साइंस स्टूडेंट हो। सेट क्या बोलता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब है वेरी यूनिटी, वेरी सबसे फंडामेंटल इकाई बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं ऑफ द मैथमेटिक्स। इवन अगर कुछ भी नहीं है तब भी सेट डिफाइन होता है, एम्प्टी सेट। तो ये है कि अब देखो हमारी सोसाइटी में एंटिटी है, मान लो हम भी एंटिटी अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। एंड हमारा ये हो सकता है कि एक रिलेशनशिप हो आप स्टूडेंट के साथ में, मान लो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, डॉक्टर प्रवीण का मेरा फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, डॉक्टर इंदर जी का मेरा फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है, मान लो ऐसे मान लो। तो ये जो रिलेशनशिप है तो एंटिटी के बीच में या मोर देन 2 एंटिटी के बीच में, वो तो आप पढ़ते हो जिसको आप बोलते हो रिलेशन, लेकिन वहाँ आपको सिर्फ इतना पता होता है कि इनपुट आउटपुट आ रहा है, जिसको रिलेशन फंक्शन से आप आगे डिफाइन कर देते हो, ठीक है। तो ये एक रियल एप्लीकेशन है। अगर आप सब्जेक्ट को ठीक से समझोगे तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी ओन लैंग्वेज में, वेरी इजी लैंग्वेज में, और उसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको कम मेहनत करनी अगर आप इस तरह से तो कोशिश करो। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी सब्जेक्ट को, अगर नया सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट आप पहली बार डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में, डेप्थ नॉलेज इफ यू वांट टू see gain from any particular subject, you try to find the first book of the subject, the literature. You can refer to library, you can visit the library, so many, but it's also available in the Google. See the bibliography or references, try to get the first reference, maybe in terms of book or article, any kind of thing is there, read it thoroughly. Thoroughly means do the exercise, take the time, starting from the preface. First time, I'm talking of the first time. Once you read that book, then you can compare with the existing book, okay. Then you will see that so many problems will come out, and that is a very important. If you have the problem to define the problem itself is very difficult. If you have the problem, then you can move to the solution direction. Suppose आप सिविल सर्विस में भी आपका सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो गया, आपने उस बुक को पढ़ा, ठीक है। गवर्नमेंट आपसे पूछेगी भाई इसमें क्या क्या इस एरिया में, मतलब एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन में, गवर्नमेंट पॉलिसी को स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन में, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में क्या क्या आ रहा है। लेकिन आपने अगर उससे रिलेटेड कोई बुक पढ़ा है, आपके बाद में प्रॉब्लम होगा तो आपको बिल्कुल प्रिसाइजली विदाउट टेकिंग एनी हेल्प अदर पर्सन, यू कैन गिव वेरी फर्स्ट टाइमली यू कैन गिव योर कमेंट्स or your suggestion. That suggestion will be very helpful to you, to not only you, to our society, our country. तो आप देखोगे उस केस में आपको बहुत प्रॉब्लम मिलेगी, एक बार करके इसको देखना, मेरा ये सजेशन है। जब भी आपको कोई न्यू चीज मिल रही है एज स्टूडेंट, you always keep remembering your mind. Whenever you have new things and you are very curious to know about that, you always must have one diary. Okay, immediately note down with time. And if that problem coming from any expert, any conference or anybody, you mention that name. That means ethical problem, ethical issue should be, you should not forget the ethical things. Okay, note down with date and time and keep it. अदरवाइज इसको नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे ये प्रॉब्लम है। अपने उसको रिलेट करो, R&D में आओ, किसी भी एरिया में आओ, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा करने के। और वेरी इंपॉर्टेंटली आपको मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेशलाइजेशन करो, जो दोज आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिक्स, यू जस्ट सी
the fundamental thing, for example, analytical problem, quantitative mathematics, और राइट नाउ वैदिक मैथमेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, उसका भी एक बड़ा होता है। वैदिक का मतलब वेदों से ही नहीं है, इसका मतलब है वो एक इस तरह का एक अर्थमेटिक्स है, एनालिटिकल टेक्निक्स आपको मिलेंगी वहाँ, जो कि मैथमेटिकल आपको पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रॉब्लम को, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम को, रीजनिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने में वो बहुत हेल्प करेंगे। इस तरह की चीजों को आपको देखना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, उसको रटना नहीं है। कुछ चीजें हो सकती है जनरल स्टडीज की, कई रटने का मतलब उसको कई बार पढ़ो, रिवीजन करो, रिकॉल करो, रिमेम्बर करो, मेरा मतलब ये है, उसी को रटना बोल सकते हो आप। अगर आप ये बात है तो उसको करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, आपको सक्सेस मिलेगी जिस एरिया में भी जाओगे। अगर अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो कभी भी फ्रस्ट्रेटेड अपनी लाइफ में, यानी कि फ्रस्ट्रेशन अपनी लाइफ में नहीं लानी, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना। तो उसमें आपके पास इतना कुछ लिटरेचर होगा, इतना आपके अंदर ब्रेन में सब कुछ भरा होगा, तो उसका यूज करना है, अपना एम्पायर खड़ा करना है, इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। जैसे डीप कोचिंग अभी नो प्रॉफिट नो गेन पर आपके लिए काम कर रहा है उस डायरेक्शन में, तो आपको उस डायरेक्शन में उसको फिर मूव आगे बढ़ाना है, ताकि आने वाले जो जनरेशंस हैं, ऐसे जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनका हेल्प करो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आप डिपेंडेंट बनाओ अपने ऊपर, ऐसे कभी नहीं करना, उनको हेल्प करो और उनको बोलो आपको वापस करना है सोसाइटी को। अगर आप उसको फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहे हो तो ये बोलो कि आपको वापस करना है आफ्टर 3 years 4 year विदाउट इंटरेस्ट, बोलो 10 years, लेकिन उसको वापस करना है, कभी भी डिपेंडेंट नहीं बनाना किसी को, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आओगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, अपने आप को डिपेंडेंट बनाओ। आप हेल्प ले सकते हो, किसी भी हेल्प लेना कोई जरूरी मतलब वो नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। मैंने भी हेल्प लिया है, इवन एक उसमें मेरा बीएससी के बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं था, तो मैंने उधार लिया उनसे, मेरे को कहा था मत दो, लेकिन मैंने उसको दिया आफ्टर 2 month 3 month। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आप ग्रेजुएट हो, आपके पास में सब्जेक्ट नॉलेज है, तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, आपको कभी भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप स्लोली उसको राइट टाइम पे स्टार्ट कर दो, स्लोली आपके कोचिंग्स हैं वगैरह, कोचिंग ही लो, कोचिंग का मतलब है ट्यूशन वगैरह ले सकते हो बच्चों को, और उसमें इतना आप अर्न कर सकते हो कि आपका एजुकेशन जो है गवर्नमेंट जॉब का इजीली कर लो, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो। अगर आप सोचोगे हमारा सब कुछ बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो, अच्छा फोन होना चाहिए, मोबाइल, अच्छी बहुत सारी चीजें, तो इनिशियली मान लो जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नहीं होगा, उसको ये सोचना है कि नहीं कर सकते, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको सब कुछ मिलेगा करने के बाद में। तो आपको हमेशा मोटिवेट रहना है उस चीज के लिए। नेगेटिव थिंग जरूरी तो होता है, लेकिन नेगेटिव को इस सेंस में सोचना है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो इसके बाद में मेरा क्या होगा, तो उसको ये नहीं सोचता वो कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं। नेगेटिव इसलिए होता है ताकि आप पीछे उठो, थोड़ा पीछे आओ, पीछे आके जंप मारो, हाई जंप मारो, पहले जहां थे उससे आगे जंप मारो। नेगेटिव का मतलब ये होता है, उसका मतलब ये नहीं कि आप बैक जा रहे हो, बैक जैसे हम बात करें डिप्रेशन या कोई बीमारी आपके अंदर आ रही है, वो डायरेक्शन में वो उसमें नहीं आना। अब जरूरी नहीं कि लाइफ में जो आप सोच रहे हो आपको वही मिले टाइम पे। आपने 3 साल सोचा 3 साल में मिले, हो सकता ना मिले, 10 साल बाद मिले, हो सकता है कि आप 10 साल बाद भी ना मिले, या 10 साल के बाद में आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जो आप सोच रहे थे आपके स्टूडेंट को मिले, आपके ब्रदर को मिले, सिस्टर को मिले, या किसी और टर्म में मिलेगा जरूर आपको कहीं ना, अगर आप इस तरह से वो करोगे। या लॉट ऑफ स्कोप, अगर आपको कभी भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड एंड इंजीनियरिंग को भी मैंने कई बार पढ़ाया है उसमें, तो आप मेरी हेल्प इसमें ले सकते हो। तो आई एम ऑलवेज वेलकम टू दोज स्टूडेंट दोज आर इंटरेस्टेड to learn the mathematics and they want to some back to the society after settle down. Okay, so I'm always ready for this type of work. And मेरे साथ में 2-3 PDF 2 स्टूडेंट PDF कर चुके हैं आफ्टर PhD, एंड एक 5-6 स्टूडेंट PhD कर रहे हैं, MTech 4 स्टूडेंट कर चुके हैं। एक्चुअली इस तरह का वर्क मेरा रहता है। अब मैं एनसीसी से भी इन्वॉल्व हूँ। अब आपको एक एग्जांपल यही बताता हूँ, मेरा फरवरी 8 में जब मैं ट्रेनिंग पे गया था लेफ्टिनेंट के लिए एनसीसी एज एसोसिएट ऑफिसर, माय वेट वाज 88 kg। तो वहाँ 3 मंथ में इतना टफ ट्रेनिंग था, इवन मैं मोर देन 40 था। 40 इयर्स में अगर मैं कर सकता हूँ अपना 18 kg बट वेट मैंने रिड्यूस किया।
आप तो यंग हो, यू आर द यूथ और यू आर द सुप्रीम पावर ऑफ द आवर कंट्री सोसाइटी, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप एक चीज से सोच सकते हो। मैं तो एक छोटा सा हूँ, लेकिन आप पास में देखो ना, ऐसे बहुत सारे हमारे जो ग्रेट पर्सन्स हुए हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, एंड अब्दुल कलाम, उनको देखो, एपीजे अब्दुल कलाम को देखो। ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना गरीबी वाली स्थिति में, इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इनकी विल पावर, इनका कॉन्फिडेंस, इनका जो 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 मेंटल वो था, स्टेटस सोचने का, जो ब्रॉड थिंकिंग था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इस डायरेक्शन में आप सोचकर पॉजिटिवनेस रखोगे हमेशा, तो डेफिनेटली यू विल अचीव समथिंग जरूर मिलेगा आपको, कुछ सोसाइटी को भी दोगे। सबसे पहले एक अच्छा सिटीजन बनना, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, अच्छे का मतलब है रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जरूर बनना, क्योंकि हम इस कंट्री में रहते हैं। जब भी आप सेटल डाउन हो तो हमेशा सोसाइटी को वापस देना अपने आप को, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो, मे बी इरेस्पेक्टिव कोई भी रीजन हो, तो उस रीजन से अपने आप को करप्ट नहीं करना। जो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती, सैलरी देती है, ठीक है, या जो आपको ड्यूटी असाइन करी है, उसको बिल्कुल केयरफुली करना और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करना, प्रेशर में नहीं आना। लेकिन कभी कभी प्रेशर में आने की जरूरत भी होती है, तो उसको ये नहीं कि आप अपना डिप्रेशन में चलाओ, उसके लिए अल्टरनेट्स होते हैं, बहुत वेरियस आपको तरीके मिलेंगे, क्योंकि अभी आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन यू विल सी मेनी अल्टरनेटिव्स उसको सोल्व करने के। क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम कभी भी स्टॉप नहीं होती, कभी भी नहीं होगी। जब भी प्रॉब्लम आएगी, उसके यू विल सी मेनी अल्टरनेटिव वेज टू सोल्व दैट प्रॉब्लम। आपको बहुत तरीके मिलेंगे, उसको क्रैक करने का कोशिश करना, चाहे आपको पाथ लंबा लेना पड़े। कहने का मतलब ये है, ठीक है, उसको कोशिश करो सोल्व करने। तो विद दिस आई कैन एक्चुअली आई हैव टू से मेनी थिंग्स टू यू, बट आई थिंक शॉर्टेज ऑफ टाइम, प्रवीण जी ने गिवन टाइम मुझे कम दिया, तो आधा 10 मिनट प्रवीण शायद मैं ज्यादा ले लिया। Anyway, if you have any doubt, any query, or I can have the session some other day, I will be very happy to interact with you. Okay, and you can ask me question if any questions you can. Thank you. Sir. Yes. Sir, I have a doubt. Hello, sir. Yeah, please speak loudly. So I have a doubt. Actually, Yes. I am. हेलो सर। After mic. So I am. Hello, sir. हेलो सर। One by one. Please ask the question one by one. Yes, please. So, अपना नाम के साथ में बोलो, पहले नाम बताओ फिर बोलो। चलो ठीक है, इससे पता रहेगा कि कौन बोल। बोलो, पूछो क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो। यस। हेलो सर, मेरा नाम सर सैफ अली है। हेलो सर। हाँ यस सर, मेरा नाम सबको कर रहा हूँ। Suraj, can you take one by one question? Suraj, can you take the question one by one? Disturbances. जी सर, तो सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लिया, क्वेश्चन 1 by 1 बोले, अपना माइक अनम्यूट करे पहला, फिर दूसरा अपना क्वेश्चन पूछे अपना नाम बता के। सर, मेरा नाम सर सैफ अली है सर। हेलो सर। यस 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 सैफ, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने जैसे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर मैंने किया है। हाँ। और उसके बाद सर जैसे आपने बोला मैथमेटिक्स, सर मैथमेटिक्स में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लगाव है उससे। जैसे मैं लगता है कि कहीं मैथमेटिक्स भले थोड़ा सा या ज़्यादा ना पढ़ो तो लगता है नहीं मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है। क्योंकि मैथमेटिक्स और तो मैं चाहता हूँ सर जेएनयू में इसके लिए कोई मतलब मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग कोई कोर्स जिससे मैं हम आगे। देखो, आपने बीटेक किया है, पहले तो मेरा स्कूल देखो, वहाँ पे स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटेड साइंसेज है, फॉर्म आने वाले हैं, उसमें हम लोग इंजीनियर को अलाउ करते हैं पीएचडी करने में। इंटरडिसिप्लिनरी काम करते हैं हम लोग, तो उसमें बायो मैथमेटिक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ओके, एंड फिजिकल साइंस है, एंड इंजीनियरिंग है। तो उसका अलग से एक सेक्शन होता है, उसका एग्जाम होता है इंजीनियर के लिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इंजीनियरिंग ऑफ मैथमेटिक्स भी है, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं करने के लिए। बहुत कुछ है, एक डिपार्टमेंट नहीं है, और भी डिपार्टमेंट है। और ये हमेशा याद रखना, जब भी आप रिसर्च करोगे, नॉट नेसेसरी कि आप रिसर्च इंस्टीट्यूशन में आपके सब्जेक्ट का ही वही होगा, रिक्रूट होगा। अगर आपका सब्जेक्ट मैकेनिकल है तो मैकेनिकल वाले उसमें भी जा सकते हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई चेन जैसे ऑप्शंस होते हैं कोर्स पढ़ाने के लिए, तो वहाँ भी उनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ऐसा नहीं सोचना कि आप मैकेनिकल और मैकेनिकल इंजीनियर ही बनोगे और कहीं नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है।
रिसर्च इंस्टीट्यूशन में वहाँ भी उनका जरूरत होता है, या जहाँ भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स होता है या इंटीग्रेटेड कोर्स होता है तो वहाँ भी उनका जरूरत पड़ता है। तो वहाँ उनको रिक्रूट करते हैं, ऐसे जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं, वो अच्छा काम करता है उसमें। ठीक है सर, एक बार वो अपने स्कूल का सर नाम एक बार रिकॉल कर देते सर। स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस, अभी फॉर्म आ चुके हैं उसके, आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, यू कैन सी ऑन द वेबसाइट SCIS नोट, ओके। और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यू कैन, और स्पेशल सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी यू कैन आल्सो अप्लाई देयर, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। यस हेलो सर। यस गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने इस साल कंप्लीट किया है सर। जी अनामिका, आप अपना सवाल पूछें। Sir, I am MSc second semester student and I want to be an ambassador. You want to be An ambassador, sir. I mean IFS officer. okay? Sir, after selection, what will be use of my mathematics? I mean academic degree. In your, if you selected IFS officer, right? Yes, sir. Okay, they are okay. I can tell you. देखो, in your, whenever you are dealing with the ambassador or embassy or many embassy, okay. So in that case, there are lot of applications of your area. If you study your area very depth, if you have deep understanding of the subject. For example, suppose करो कुछ क्राइम हो रहा है वहाँ, ठीक है, मतलब एक नेटवर्क है, वो क्राइम का नेटवर्क है, पूरा सोशल नेटवर्क है, तो उसमें अगर आपको आइडेंटिफाई करना है सोशल एलिमेंट्स को, ठीक है, जैसे पुलिस बताती है कि 100 आप मान लो आपके पास में 100 लोग हैं यहाँ, इस कनेक्टेड है यहाँ पर, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आर्ट्स के होंगे, मान लो वो मुझे लाइक नहीं कर रहे, लेट अस, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप वहाँ नेटवर्क का यूज कर सकते हो। उसके लिए वे आप देख सकते हो, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या उनका रेस्पॉन्स देख सकते हो, उनका इंटरेस्ट देख सकते हो कि वो क्या वो मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या उनकी रिएक्शंस क्या है मेरे प्रति, या मेरा उनके प्रति। तो इस तरह से आप जो टारगेट को आइडेंटिफाई करने में पहले तो इम्पोर्टेंट है। अब जब टारगेट आइडेंटिफाई होगा तो उसके बाद में ऑप्टिमल टारगेट क्या होगा, ऐसे मिनिमम नंबर हो वो क्या होंगे। तो ऐसे ही एप्लीकेशन उनका पहला एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपका। ये हो सकता है, मान लो आप विजिट कर रहे हो किसी इंडियन एम्बेसी से US एम्बेसी और ऑस्ट्रेलियन और एनी एम्बेसी, ओके, मान लो एक साथ आपको विजिट करना है, तो आपको किस तरह का पाथ लेना चाहिए, तो आपका कवर जो डिस्टेंस मिनिमम हो, मिनिमम एक्सपेंडिचर हो, मिनिमम टाइम लगे, तो ऐसे जो ऑप्टिमल एनालिसिस यू कैन सी, जिसको हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भी समटाइम उसको बोलते हैं। अब जैसे अभी बताया सर ने, इसके पहले SWOT तो एनालिसिस है, वो भी देख सकते हो उसमें, है ना, तो स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स हैं। तो ये जब आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, गुड बंच होगा प्रॉब्लम का, तो उसको एनालाइज करने में मैथमेटिक्स हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो आप एक ऐसी चीज, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ जो सबको समझ में आ सकता है। मान लो आपको कार को बाई करना है, लेट अस सपोज, तो कार में आप कुछ और देख लो, मान लो चॉइस देखना है आपको, अपनी एम्बेसी कौन सी चॉइस करनी है, लेट अस सपोज, मान लो आप इफ यू आर सेलेक्टेड IFS ऑफिसर, अगर मैं पूछूं आपसे आपको विच एम्बेसी चूज करना है, मान लो आपके 10 एम्बेसी है, लेट अस सपोज इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, US, पाकिस्तान एजेंसी, श्रीलंका, एंड लेट अस सपोज नेपाल, एंड और भी जो भी कोई भी एम्बेसी हो सकते हैं, ठीक है, जापान हो सकता है। तो उसमें से आपको देखना बेस्ड ऑन सम फीचर, लेट अस सपोज मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी की, वहां पर आपको सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्राइम रेट बहुत कम है, मतलब ये एक ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसे क्राइटेरिया हैं। ऐसे क्राइटेरिया आपका नेपाल में देख सकते हो, वहां पर के लोगों का मतलब क्राइटेरिया ऐसे ले रहे हो जैसे वहाँ थ्रेट्स कितना है, ठीक है, वहां पर सिक्योरिटी कितना है, आपको क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, ये सब पे कॉमन एट्रीब्यूट देख लो, ठीक है। देन एक टेक्निक्स है मैथमेटिक्स के अंदर, इसको बोलते हैं एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस या नेटवर्क एनालिसिस बोलते हैं। तो उसके थ्रू आप फॉर ए गिवन अल्टरनेटिव का मतलब है जो आपने चॉइस करा कि आपको कौन सी एम्बेसी चूज करनी है या कौन सा कैडर चूज करना है, तो बेस्ड ऑन your choice, based on your attribute that you are going to select that particular things, you can use some mathematical technique. That is a one very simple example. कार को जब परचेज करते हो, आपके 10 मान लो कार है, टोयोटा है, सुजुकी है, सेवरोलेट है, मान लो ये कार्स हैं, आपको देखना है कि माइलेज किसका अच्छा है, कलर किसका अच्छा है, कॉस्ट किसकी अच्छी है,
है ना, रफ एंड टफ कौन सी कार है, तो उसके बेस्ड ऑन जो फीचर है, तो उस फीचर को आपके पास डेटा अवेलेबल होगा, जो आपके पास में गए होंगे वो आप उनसे फीडबैक लोगे, बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ योर रिगार्डिंग योर क्राइटेरिया, ओके, देन यू कैन यूज दोस टेक्निक्स। मैट्रिक्स मेथड इसमें बहुत हेल्प करता है। आइगन वैल्यू मेथड, आपने आइगन वैल्यू से निकाला तो होगा अभी, उसका एप्लीकेशन आपने कम साइज सोचा होगा, तो वहाँ डिसीजन मेकिंग में एक एप्लीकेशन ये होता है सबसे बड़ा। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो, जैसे आइगन वैल्यू की बात आई, आइगन वैल्यू तो आपने सुना, लेकिन आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू एप्लीकेशन क्या है, सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है मैट्रिक्स में, जो उसकी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स है, वो है टेक द डिसीजन। डिसीजन मेकिंग अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट इजी एकदम क्विक डिसीजन लेना, तो आपको कभी कभी क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, तो वहाँ आपको हेल्प करेगा। अगर आप एक्सपर्ट हो, बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हो उन टेक्निक के बारे में, जो सेलेक्टेड टेक्निक्स हैं, तो आपको लगेगा कि यार दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। स्टैटिस्टिक एनालिसिस करने में वहाँ भी एक इसको यूज कर सकते। मैनी एप्लीकेशंस आपको, आप लोग जाते हो सिविल सर्विस में, मैंने बहुत ऐसे एग्जांपल देखे, मेरे स्टूडेंट भी कई सेलेक्ट हुए हैं इसमें, वो जाते हैं अपने सब्जेक्ट को लेके, लेकिन पहले तो उनको सब्जेक्ट में सिविल में आना ही नहीं चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर वो इंजीनियर प्रोफेशन में जा रहा है तो उसको उसी डायरेक्शन में करना चाहिए, लेकिन आजकल जरूरत पड़ता है इंजीनियर, ट्रेंड इंजीनियर का भी सिविल सर्विस से आने का बहुत जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, कोई टेक्नोलॉजी को सब पर्सन हैंडल नहीं कर सकते। तो मेरा बस रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इंजीनियर हो, गुड इंजीनियर हो, मैथमेटिशियन हो या साइंटिस्ट हो, अगर आप सिविल और डॉक्टर्स हो, अगर आप सिविल सर्विस ऑप्ट कर रहे हो, तो आपका जो कोर एरिया है उसको आप इम्प्लीमेंट करने का अपने जो भी आपको वर्क असाइन हुआ है उसमें कोशिश करो, ताकि सोसाइटी का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। कहने का मतलब ये है, तो आप करोगे तो होगा, उसमें अपने स्किल्स को यूज करो, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आएंगे जो ऑन द स्पॉट आएंगी, या तो ऑन द स्पॉट के लिए आप न्यू मैकेनिज्म डिजाइन करो, या एग्जिस्टिंग जो मेथड्स है उनको यूज करो, या लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, ताकि वो जाने आपके एरिया में। कम से कम आप मान लो 2-3 साल तो कोर्स होंगे, तो एटलीस्ट आपने स्टार्ट तो किया। जब स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ तो शुरू होगा आपके एरिया का। कोई भी एरिया हो सकता है, सिविल मैथमेटिक्स हो, सोशल साइंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ओके सर, एक और डाउट है, जैसे कि मैंने अपना ऑप्शनल मैथमेटिक्स पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और हाँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2022 में होगा, यानी कि 2022 में। ओके। तो सर मेरा डाउट ये है कि जब भी मैं मतलब कि वो क्या बोलते हैं, डेरिवेशन और थ्योरी तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इनफैक्ट मैं फॉर्मूला ही भूल जाती हूँ। हाँ, वो चीज देखो, आपको अपने आप को पहले तो टेंशन फ्री रखना है। मैंने आपको बताया ना, आप अपने रूटीन में लाओ, डेली रूटीन में अपना जो आपका जो रूटीन का जल्दी उठने का, सबसे हमेशा याद रखो, लेट नहीं सोना। लेट सोओगे तो ये हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, कंट्री में तो रहेगी अपने, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो आपको जल्दी उठना है, अर्ली इन द 4 के आसपास उठो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेस लेके उठ रहे हो, फ्री माइंड उठो, फ्री माइंड होके योगा एक्सरसाइज करो, रनिंग पे जाओ अगर जा सकते हो, आपके पास स्पेस है, नहीं तो घर पे करो। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, अनुलोम विलोम का एक्सरसाइज करो, जो कि साइंटिफिकली प्रूव है, बहुत अच्छा लगेगा करके देखना। तो उस टाइम आप कम करो, एक्सरसाइज करो, कम करो, और उसको देखो, आपको अधिक समय तक याद रहेगा। और हो सके तो उस प्रॉब्लम को, जो आपकी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की जो है, आपके जो इक्विवेलेंट होंगे या जो किसी एग्जाम में आती होगी, मान लो बीएससी में आ रही है, तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करो, उनको ये पढ़ा दो फ्री में, 2-3 बार कराओ, उन प्रॉब्लम को कभी भी नहीं भूलोगे। आपको देखना पड़ेगा ना भाई, मैं तैयारी करो, आपने तो एमएससी कर लिया, लेकिन हो सकता है आपके पास में कुछ ऐसे स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट आपकी सराउंडिंग में, आज तो ऑनलाइन का भी फैशन चल रहा है, उनको बोलो कि मैं आपको गाइड करूंगा इस एरिया में, ठीक है। तो उनको वैसे ही अपनी नॉलेज के लिए उनको बुलाओ, बताओ भाई ये प्रॉब्लम कर सकते हो, तो उनको खुद ही सोल्व कर दो, बोला आपसे नहीं होगी, मैं ही इनिशिएट ले रही हूँ या ले रहा हूँ। 2-3 बार करो, कभी नहीं भूलोगे उसके पास। और सर या बार बार उसको लिख कर देखो, मतलब लिख का मतलब बार बार लिखो, बार बार सोल्व करो, एक ही है, या एक दूसरों को बताओ, उसका भी थोड़ा भला हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यूपीएससी के सिलेबस में जो मैथ्स है उसमें 13 सब्जेक्ट है, हाँ, उसको कम से कम समय में हम रिवाइज कैसे कर सकते हैं? रिवाइज का तो यही है, डेली आपको करना है, डेली आपको कुछ ना कुछ करना है। जैसे एक हुआ, दूसरा चीज है स्टूडेंट को गाइड करो। 12th लेवल की प्रॉब्लम है, 12 के स्टूडेंट को पढ़ाओ, 1 घंटा, आधे घंटा लो, एक वीक में 3 दिन ले लो, एक दिन छोड़कर, एक दिन ग्रेजुएशन का ले लो 1 घंटे के लिए, उन्हीं प्रॉब्लम को कराओ जो आपकी हो रही है, उसके भी काम आएंगी। आप अननेसेसरी क्यों अलग करते हो, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करो जो आपके काम की है, और उनका पार्ट है वो सिलेबस का, तो उसका भी होगा और आपका भी
ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कभी भी नहीं होगा। अब भाई हम लोग फैकल्टी हैं, ठीक है, मान लो, तो अभी क्या है, हमने तो एक चीज पढ़ा था उस टाइम, लेकिन अब क्या है, अब हम इतने बिजी रहते हैं कि अब 10 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, रिसर्च को भी देखना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी देखने होते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि आपके पास स्लोली सब कुछ हो जाता है, कलेक्ट आप कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, कोई भी वर्स्ट सिचुएशन सब हो जाता है। लेकिन आपको कंटिन्यूटी रखनी है, पेशेंस लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रखना है, एंड अगेन उसको ट्राई करना है, जो भी आप काम के लिए अपना डेस्टिनेशन जो आपने डिसाइड किया है उसको उल्टा रखना। थैंक यू सर। यस, ऑल द बेस्ट। हेलो, अब मैं अपने गेस्ट का ज्यादा समय ना लेके, अगर 1-2 क्वेश्चंस हैं किसी के वाइस क्वेश्चंस हैं तो वो पूछे, अदरवाइज फिर हम ये मीटिंग थोड़ी देर में कंक्लूड कर देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम जयंत कुमार है। हाँ जी, बोलो। सर मेरा नाम शुभम गौतम है, और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी बीए कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ बीए के। तो सर मैं जी फाइनली में हूँ, तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं आगे चल के ऐसा कौन सा सब्जेक्ट प्रेफर करूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जो मेरे आगे आईपीएस या यूपी SSC के लिए प्रेफर हो। देखो, पहले तो अपना इंटरेस्ट देखो उसमें, ठीक है। अगर इंटरेस्ट में जो आपने बीए में पढ़ा है तो उसी में से चूज करो। क्या क्या सब्जेक्ट है आपके? सर मेरे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश है। तो ये तो अच्छे सब्जेक्ट है, इनमें लो, मान लो लेट अस सपोज, हो सकता है इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, मान लो, मैं नहीं कह रहा इंग्लिश में प्रॉब्लम आपको, मान लो कुछ फेस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप उसी में एक्सपर्टीज कर लोगे इंग्लिश में, तो आपको एक डिफरेंट वो मिलेगी। मान लो कहीं पोस्टेड हो जाते हो बाहर, तो वहाँ पर वो अपना एसेंट वगैरह भी देखते हैं, इंग्लिश को तो नॉलेज के साथ में एसेंट भी देखते हैं, उसको एसेंट वगैरह में इंप्रूव करो, उसको भी करो। हिस्ट्री तो आता ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट ले लो भाई, ये तो सब पार्ट है आपके सिविल सर्विसेज के। तो कब हिस्ट्री लोगे तो आपका हिस्ट्री का एक पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नया लोगे तो नया आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो भी आप पढ़ो तो उसका पूरा टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, आपको डेली आपके रेगुलरली स्टडी करना है अपने प्रिस्क्राइब टाइम पर, उसको नहीं छोड़ना। एक्चुअली सर क्या होता है सर, मैं हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ, पर सर हिस्ट्री का जो वाइड सिलेबस है, मैं उसमें सर डेट भूल जाता हूँ, नाम भूल जाता हूँ, तो मेरे को सर बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज में। देखो, उसके लिए आप बच्चों को कलेक्ट करो, हो सकता है प्रॉब्लम हो, मैं मानता हूँ, क्योंकि हर चीज सबके याद नहीं होती, डेट बोलने को भी, ठीक है। लेकिन उसका सोल्यूशन यही है, जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे आप बात कर रहे हो, मान लो महाराणा प्रताप की, या लक्ष्मी बाई की बात कर रहे हो, या ज्योतिबा फुले की बात कर रहे हो, या किसी भी हिस्ट्री की बात कर रहे हो, लीडर की, तो आप उसको डिस्कस करो, अपनी फैमिली में डिस्कस करो, फ्रेंड से डिस्कस करो, उसको डिस्कशन में लेके आओ ना करने के लिए, ठीक है। कोई भी टॉपिक शुरू कर दो आप चलते चलते, भाई टॉयलेट में बैठो, टॉयलेट में भी करो, अगर तुम्हें लगता है तो, मान लो डिस्कस नहीं कर पाते, लेकिन करो। रनिंग कर रहे हो, रनिंग पे माइंड में कुछ रहेगा, ठीक है। किसी शादी में जा रहे हो, पार्टी, तो 5 मिनट का डिस्कशन भी बहुत है, हमेशा याद रहेगा आपको। लेकिन डिस्कशन तो नहीं करोगे तो कैसे होगा? बच्चों को पढ़ाओ भाई, या बार बार उसको, अगर कोई भी नहीं मिल पा रहा तो अपने रूम में प्रैक्टिस करो, आसपास हाथ पे लिख लो। देखो क्या होता है, जैसे कभी डेट बोल रहे हो आपकी, मान लो ज्योतिबा फुले जी का, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, उसको हाथ पे लिख लो ऐसे करके, ठीक है। जब कहीं भी चले देख लो 2-4 बार देखोगे तो ऐसा तो नहीं आपको याद नहीं होगा, याद हो जाएगा। फिर ऐसे दूसरा याद हो जाएगा, मान लो तीसरा भी भूल जाओ तो आप 1 महीने बाद उन सब के लिए किसी डिस्कशन कर लो, पूरा जब कलेक्शन हो जाए अच्छा डिस्कस करने के लिए, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह का एक मैकेनिज्म को डिजाइन करना पड़ेगा, उसके लिए मेडिटेशन करो, बिल्कुल एक्सरसाइज करो, तो उससे क्या होगा, आपका स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा, टेंशन फ्री होगा। और देखो लाइफ में आपको बहुत चांस मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लाइफ में बहुत मिलेगा करने के लिए, या दूसरों को की हेल्प के लिए भी, है ना। तो ये वो टाइम है अपना कैरियर बनाने का, अपना कैरियर बनाओ, ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं, मैंने देखा है बच्चों को दिल्ली कोचिंग में आते हैं, मेरठ चले जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, इनिशियली फेस में उनके पेरेंट्स पूरा भर का पैसा देते हैं, मतलब भर का, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब एज ए प्रोफेसर, लेकिन एनीवे मैं, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, ऐसी मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, अपनी मदर टंग नहीं छोड़ सकता। तो वो इतना पैसा आता है कि इनिशियली उनको लगता है कि सब कुछ फ्रीली मिल रहा है, वो पता नहीं किस किस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले उनको एक फिजिकल इंटरेक्शन हो जाता है, क्योंकि बॉयज स्टूडेंट में पढ़े होते हैं, उनको नहीं लगता कि गर्ल्स साथ में पढ़ी होंगी, तो उनको लगता है कि वो मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो गलत उसमें जाते हैं, वो वन साइडेड चलता है, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम, या किसी फ्रेंड के गलत हैबिट में आ जाते हैं, स्मोकिंग का, लिकर लेने लगते हैं,
दूसरे साल भी पेरेंट्स दे देते हैं, फेल हो गया मेरा बच्चा, कोई नेक्स्ट ईयर पैसे दे देंगे। अब थर्ड ईयर तो नहीं दे पाएंगे बच्चे, जब आप फेल हो जाओगे तो जनरली बच्चे वापस जाते हैं। तो आपको ये सोचना है, मैं इस बैकग्राउंड से आया हूँ, रूरल एरिया से आया हूँ, या मेरी फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है, या फैमिली बैकग्राउंड अच्छा भी है, अच्छे एरिया से भी आए हो, तो आपको टारगेट करना है, पहले मुझे ये करना है, उसके बाद में आपको बहुत कुछ मिलेगा। भाई 30 तक कम से आपको फिक्स तो करो, 30 तक मुझे कैरियर बनाना है अपना। तो कैरियर बनाने के लिए आपको ये तो नहीं कि 2 साल में जॉब लग जाएगी, 3 साल में, आपको 10-10 साल लग जाते हैं कैरियर बनाने। मैंने एमएससी 2005 में किया, मेरा जॉब अपॉइंटमेंट हुआ 2015 में। अगर परमानेंट की मैं बात करूं, इसके पहले तो मैंने भी स्ट्रगल किया है कि नहीं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, हिम्मत थोड़ी आनी है। अब मैं क्या करता था, मैंने 10 साल बाद जैसे मैं आया, मैंने पीएचडी भी किया, उसमें 6 साल मेरा पीएचडी में लगा, तो मैं हर बार हर चीज को, मैंने कम से कम 30 इंटरव्यू फेस किए होंगे, तो हर इंटरव्यू में मुझे क्वेश्चन मिलते थे, मैं उसको नोट करता था। हर उसमें मान लो 30 इंटरव्यू दिए तो 5-6 क्वेश्चन भी मान लो कहीं हुए, नोट किए, जो याद है मेमोरी में, मैंने लिख लेता था उसको रजिस्टर में। अब जब मेरा जेडीयू अपॉइंटमेंट हुआ, मेरा इंटरव्यू में एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हुआ, जो 30-40 मिनट का इंटरव्यू था, वन इवन अ सिंगल क्वेश्चन आई हैव नॉट रिप्लाई रॉन्ग, ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट। आई वाज सिलेक्टेड विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर, एनीथिंग, मैंने पर्सन थे उसमें, है ना। रिसर्च वर्क भी अच्छा था मेरा, अब मैंने बहुत सारा काम किया हुआ था। तो आप लगे रहोगे तो मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। अब मान लो नहीं भी मिलती, मैं ये भी अल्टरनेट सोचा था भाई, तब भी कुछ करेंगे हम, हमने कुछ और सोच लिया था, ठीक है। तो सुन पा रहे हैं? हाँ, यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। यस फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वन बाय वन प्लीज। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो, आयु बोल रहे? हाँ सर। रेनू। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन चैट बॉक्स में, एक मिनट। सर मैंने अब जस्ट बीकॉम पास किया है सेंट जेवियर्स कॉलेज। मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी स्टूडेंट्स हैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। हेलो सर, आप ये बताइए एनसीईआरटी पढ़नी कितनी जरूरी है? क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। एनसीईआरटी पढ़नी कितनी जरूरी है एग्जाम के लिए? एनसीईआरटी पढ़ो। उसमें एनसीईआरटी में क्या है ना, देखो एनसीईआरटी पढ़ने को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो सिलेबस है ना, वो बिल्कुल कम्पैक्ट फॉर्म में, मतलब उसमें छोटी चीज में भी, एक स्मॉल स्टेटमेंट में भी वो पूरे के पूरे पेज को एक्सप्लेन कर सकता है। आप देखोगे, मान लो कोई उन्होंने टॉपिक लिखा, तो उसको वेरी प्रिसाइसली में, जो एक्सपर्ट कमेटी होता है ना, वहाँ का जो पैनल होता है, उन्होंने उसको बिल्कुल कम्पैक्ट कर दिया, मतलब कंप्रेस कर दिया क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को या डेफिनेशन को, ठीक है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन को आप अदर उसमें देखोगे और ऑथर्स की बुक में, तो उसको एलोबरेट करके आपको एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए जरूरी है वो, उससे आपको मेन पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी का बेसिक फाउंडेशन है हमारे कंट्री का वो, तो एनसीईआरटी का तो पढ़ना चाहिए आप। एनसीईआरटी बैकबोन। क्या कह रहे ये है कि सर मुझे ये जानना था कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके ईयर्स कैसे याद कर सकते हैं? अरे भाई वही तो बात हुआ था, आप उसको बार बार डिस्कशन करो, डिस्कशन में लाओ। अब तो एक आजकल व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप कॉल है, कॉल को छोड़ो, आप मीट का लिंक जनरेट करो ना, गूगल मीट का लिंक जनरेट करो, कॉल करो मीटिंग में, और उनको खुद से पढ़ाओ भाई ये हुआ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो पॉइंट आउट करेंगे, फिर नेक्स्ट डे दूसरा पर्सन करेगा, तीसरा करेगा। कभी कभी देखने से भी याद होता है, माइंड में तो बिठा नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आती है माइंड में कि आपने वो चीज देखी और वो कभी रिमेम्बर, उसको रिकॉल करते हो तो आपको वो राइट आंसर आ जाता है ना, ऐसे भी होता है। तो मीटिंग तो फ्री है, आपके पास में एक्टिविटी है तो करो, इस तरह के ऑर्गेनाइज करो। यस हेलो सर, अभी मैं एक मिनट सभी स्टूडेंट से ये बोलना चाहूंगा, प्लीज आप सभी लोग बारी बारी एक एक क्वेश्चन पूछो। और हमारे और फ्रेंड्स हैं, अरुण जी हैं, आप और फ्रेंड्स भी हैं, तो वो अपने अपने सवाल आप उनसे भी पूछ सकते हैं जी। और अपने आप सवाल चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। दूसरा, मैं एक बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों देखो, जब भी आप किसी मीटिंग में जाते हो ना, तो मीटिंग का हमेशा डेकोरम जो होता है ना वो फॉलो करो, और हमेशा मीटिंग में कभी भी लेट के मत बैठो, ठीक है। बिल्कुल सिट बैठो, सीधे बैठो, एक है ना, जस्ट लाइक ए यंग मैन, है कि नहीं, सीधा बैठो। कुछ लोग लेट के कभी नहीं, एक्चुअली वो ठीक नहीं लगता। अगर आप कर रहे हो, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, अभी इसको मान लो ऑफिसर बन गए, आफ्टर सम टाइम इफ यू सी दैट वीडियो, ओके, तो यू विल फील सम, मतलब नॉट फील कनेक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल सुबह सुबह उठ के नीट एंड क्लीन उसमें रहा करो, पूरा जो भी तुम्हारा डेली यू है, जो करने का है, उठने का रूटीन बनाओ भाई। शेड्यूल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर तुम मैथमेटिक्स की बात करोगे तो यही एक मैथमेटिक्स है
है ना, आपकी लाइफ में आपका शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है कि मेरे को ये करना। शेड्यूल नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा, ये भी समझ लो, या बहुत देर लगेगी, अगर होगा भी तो बहुत टाइम लगेगा। हेलो, अब बोलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, मेरा नाम जयंत कुमार है। हाँ जयंत। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन अरुण सर से है जी। हाँ, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन अरुण सर से है। प्लीज कैरी ऑन विद योर क्वेश्चन, प्लीज आप बोलते रहिए अपने सवाल। अरुण सर, एक्चुअली सर जैसे सर ने बताया कि एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी हमारा की है प्रीलिम्स के लिए, बट सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हमें एनसीईआरटी में ओल्ड को प्रेफर करना चाहिए या फिर न्यू को प्रेफर करना चाहिए। अरुण, आपको आवाज आ रही है हमारी? अरुण सर हम सुन पा रहे हैं आपको, आई थिंक उनको भी आवाज आ रही है। अरुण जी, आपको आवाज आ रही है? जब तक अरुण जी से कनेक्शन न हो कनेक्ट होता है, हमारी कोई और साथी उमेश, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? उमेश, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बाकी साथी मीटिंग में सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है बाकी। यस सर, बताइए, ये क्वेश्चन मेरा भी आपसे, बताइए इसके बारे में थोड़ा। सर आपने बुक सेंड किया है ना ग्रुप पे? हाँ सर, आपने जो एनसीईआरटी का बुक लिस्ट सेंड किया है ना ग्रुप पे, तो उतना ही है ना, मतलब अभी के लिए उतना है। अभी के लिए उतना ही है ना सवाल सर? पूछ सकते हैं जी। ओके। हेलो यस सर, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं, तो ऐसा है कि हम डेली हार्ड सब्जेक्ट पढ़ें, हिस्ट्री पॉलिटी, या फिर पहले अपनी हिस्ट्री सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करें एनसीईआरटी का, उसके बाद पॉलिटी करें, या उसके बाद सिविक्स करें, ऐसे करें? सर मेरे को ये इसमें कंफ्यूजन है। देखो बच्चों, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा आपको। जब भी आप करोगे ना, कभी भी कोई चीज कंप्लीट नहीं हो सकती, याद रखना, ठीक है? आप कोई भी चीज को कंप्लीट नहीं बोल सकते, साथ साथ कर दो, दैट बेटर है, ठीक है? एक चीज करके तो आप नहीं कर पाओगे, करोगे फिर बोलोगे मैं भूल गया उसको आफ्टर सम टाइम, दूसरा करोगे भूल जाओगे। साथ साथ करो आपका। अरे भाई, ह्यूमन ब्रेन जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, इसको क्यों नहीं समझ रहे आप? कितना भी स्टोर कर लो बच्चों, आपके ब्रेन की लिमिट ही नहीं है। नो लिमिट इन दिस, इन योर ब्रेन, यू कैन स्टोर एज मच एज यू कैन। उसको बस देखना है कैसे करना है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। यस। मेरा नाम पूजा सेठ है। यस सर मैं जैसे कि आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरे ग्रेजुएशन बीए प्रोग्राम में है, मास्टर्स मेरा पॉलिटिकल साइंस में है। तो जो इसका प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं, जैसे एक जनरल स्टडीज का होता है और दूसरा सीसेट का एग्जाम होता है। तो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, दैट्स व्हाई आई प्रेफर आर्ट्स में नहीं लिया है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ जी सर। तो सर जैसे काफी टाइम से मैथ्स पढ़ा भी नहीं है, और अभी मैं स्टार्ट किस तरीके से कर सकती हूँ ताकि मैं धीरे धीरे करके अपना जो मेरी वीकनेस है उसको मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ, मैथ्स को। ओके। मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ सर इस चीज देखो को? इसके लिए क्या है ना, आपको बताऊं मैं, आप सबसे पहले उसको स्टार्ट करो जो बेसिक्स मैथमेटिक्स है बच्चों का। आप 6-7 से स्टार्ट करो, 6-7 के बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है? और उसको पढ़ाने का मतलब बच्चों को 1 से 2 महीने में बार करा कर सिलेबस कंप्लीट कर दो। फिर 9th पे आओ, 10th पे आओ, तो आपका जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो इजीली सोल्व कर पाओगे उसको। अब साथ में कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स भी आजकल हो रहे हैं, जैसे कहीं कहीं वैदिक मैथ के हो रहे हैं। तो वैदिक मैथ इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि उसमें ट्रिक्स मिलेंगी आपको, जो कि आपका टाइमिंग को सेव करेगी। जब भी आप सिविल सर्विस में क्वेश्चंस आते हैं, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस केस में आपको, जैसे एक आपको बताओ, जेएनयू में एक नेक्स्ट दिसंबर से, अभी कमिंग दिसंबर से शुरू होगा एक सर्टिफिकेट कोर्स इन वैदिक मैथमेटिक्स। तो वहाँ आपको ट्रिक्स मिलेंगी, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोज हैं, तो आप उसको देखोगे तो ट्रिक्स मिलेगी। जैसे आप, मैं बात करता हूँ 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे एक एग्जाम्पल। तो ट्रिक्स में क्या है, जैसे करते हैं 5 को 5 से करके 25 हुआ, एंड नेक्स्ट दीजिए 1 ऐड करके 3 × 2 6 हो गया, 625 आंसर हो गया। तो ऐसी आपको ट्रिक्स मिलेंगी जो आपकी टाइम को सेव करेंगी, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मतलब फील होगा अगर आप करोगे तो। लेकिन आपको इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा, कई बार उसको करना है, एक्सरसाइज करना है। कभी भी फ्री में कोई चीज नहीं मिलेगी, रीडिंग करने से एक बार में कुछ नहीं होगा, ना ही देखने से होगा, ठीक है? लेकिन आपको किसी चीज को आपको फिक्स किया है कि भाई ये डेस्टिनेशन है, मुझे उसको अचीव करना है,
तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। हार्ड वर्क में कोई ज्यादा वो नहीं है। हार्ड वर्क तो वो नहीं कि आप कोई जैसा लेबर वाला काम कर रहे हो, वो भी तो हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आपको ब्रेन में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो करना होगा, डिस्कशन में लाना होगा अपना वे ऑफ एटीट्यूड, जो आपका लाइफ है, वो जो स्टाइल है उस डायरेक्शन में आपको करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा इजीली। लेकिन सर मैं यही सोचती मैं चीज सोचती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज वीकनेस है कहीं ना कहीं उसकी पॉजिटिव चीजें भी हैं उसके साथ। यस अरे भाई मैंने बताया ना, वीकनेस क्या होती है। वीकनेस एक ऐसा थिंग है, ऐसा पॉइंट है कि वो इसलिए होता है कि आप बैक जाओ और हाई जंप मारो, उससे आगे का जंप मारो, मतलब लॉन्ग जंप मारो। बैक का मतलब है ये, लेकिन उसको सर अगर एनसीईआरटी सॉरी सर, अगर मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूं तो मैं कौन सी सिविल सर्विसेज के लिए कौन सी क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करना पड़ता है सीसेट के लिए? स्टार्टिंग फ्रॉम 6 टू उसको 10th करो पहले, ठीक है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा सीखने को। 6 to 10 हेलो सर। हाँ यस प्लीज बोलो। मैं आयुब बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। फ्रेंड्स हमारे साथ अरुण जी ज्वाइन कर चुके हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड से बोलो सर। मैं हेलो, हाँ सर, मैं आवाज आ रहा है? अरुण जी ज्वाइन कर। फ्रेंड्स एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि काइंडली एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, है ना। एक मीटिंग में एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, तो आप सबसे मेरा बहुत हम्बल सबमिशन है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। आप सभी लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए अदर गेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अरुण जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है, तो काइंडली वो जो है अपनी बात वो रखें कि एनसीईआरटी के जो सवाल था उनके लिए सभी को ये मौका मिलना चाहिए। मेरा सभी से हम्बल सबमिशन है कि सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए बात कहने का, तो बारी बारी करके और छोटे ब्रीफ में अपने सवाल पूछे। जी अरुण, आप इस बारे में अपनी कुछ राय देना चाहेंगे कि हमारी क्या एनसीईआरटी हमें प्रेफर करनी चाहिए? जी अरुण। तो टाइम फ्रेम के साथ कि कैसे कैसे उसको करना है। कैंडिडेट का क्वेश्चन था मैथमेटिक्स के लिए, तो मेरा सजेशन ये है कि आप मैथमेटिक्स के लिए, जैसे सर ने भी बताया, एनसीईआरटी को फॉलो करें, बट आप उसके साथ लास्ट 10 से 15 साल के सीसेट के पेपर, बल्कि 10 साल तक के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस, आप एक बार उनसे गो थ्रू हुई और आप देखिए कि आप उनको कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली सीसेट में एक सेट पैटर्न है, बेसिक न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उनके लिए कुछ डिटेल में पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और आप पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट करें, उन टॉपिक्स के ऊपर उनका जो बेसिक है उनको किसी भी बुक से या एनसीईआरटी से गो थ्रू होइए, उसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए और फिर यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो आई थिंक ये इतना कुछ बहुत पोर्शन नहीं है सीसेट का, हो जाएगा। बड़े एक टाइम फ्रेम में करिए इसको, 1 से 1.5 महीने का टाइम रखिए, पर्टिकुलर डेज और टाइम डिनोट इसके लिए डेबिट करिए, और 2 घंटे अगर आप डेली करेंगे 1 महीने की, आई थिंक जो सीसेट का जो प्रश्न है आप अच्छे से कर पाएंगे। तो बाकी एनसीईआरटी की जो लिस्ट है वो आपसे शेयर कर दी जाएगी के ऊपर। और लास्ट टाइम मैंने बच्चों लास्ट बैच के लिए बनाया था, तो उसमें टाइमिंग थोड़ा उनका कम सा दिया था मैंने, बट आप उसको टाइम को एक्सटेंड कर लेंगे, हम उसको एक्सटेंड करके भेज देंगे। पूरी लिस्ट कितने टाइम के अंदर पढ़नी है, कितनी बार रिवीजन करना है, तो आई थिंक वहां से आप उसको एनसीईआरटी को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे सर माय क्वेश्चन वाज दैट हेलो अगला सवाल हम जो लेने जा रहे हैं वो ये है कि व्हाट इज द प्रोसेस टू जॉइन बैचेस फॉर स्टेट पीसीएस एज आई हैव अप्लाइड, कि हमारे जो पीसीएस, अगर अरुण आप इस पर कुछ राय दे सके, क्योंकि आपने बहुत रिसेंटली ये एग्जाम क्लियर किया है 2018 में। ये वॉइस बहुत लो आ रही है, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है? ओके हेलो सर आ रही है आपकी आवाज। मेरा सबमिशन सभी से ये है, अरुण आपसे ये सवाल है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का पीसीएस के प्रति, कि पीसीएस की तैयारी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए हमें यूपीएससी से डिफरेंट क्या करना चाहिए? ओके ठीक है सर, मैं थोड़ा इस पे देखता जी
देखिए, अगर आप इसके बारे में कुछ राय दे सके कि क्या हमें स्टेट की प्रिपरेशन के लिए किस तरह से स्टेट वाइज जो प्रिपरेशन होती है उसमें हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? ओके सर, देखिए अगर मेरा देखा जाए, जैसे मैंने अपना यूपीएससी, मेरा मेन फोकस यूपीएससी था। बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैं स्टेट पीसीएस का फॉर्म भी नहीं भरता था, तो वो एक बहुत बड़ी कमी रही। और मैंने यूपीएस स्टेट पीसीएस के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था, मतलब जस्ट एज इन 2018 में मैंने मेंस दिया था यूपीएससी का, उसके बाद यूपी पीसीएस का मेंस था, तो मैं बस उसको देने चला गया था ऐसे ही। प्रीलिम मेरा क्वालिफाई हो ही जाता था, यूपीएससी का भी और पीसीएस का भी, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग था तो इसलिए प्रीलिम निकल पा रहा था। तो अगर देखा जाए मेरे से कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया यूपी पीसीएस के लिए। जस्ट प्रीलिम में एक जो उसके लास्ट के 20-25 साल के क्वेश्चंस थे, मैंने उनसे गो थ्रू हुआ, उनको देखा कि क्या एग्जाम में क्या डिमांड है और किस तरह से पिक किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने मेंस में खाली हिंदी, बेसिकली यूपी में हिंदी का एक पेपर होता है अलग से जिसके मार्क्स ऐड होते हैं, आपकी जो मेरिट होती है उसमें, तो मैंने हिंदी खाली 4-5 दिन मैंने देखा था उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, सेट पैटर्न है पहले से ही, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेरा सजेशन यही है कि आप स्टेट पीसीएस को इतना ज़्यादा वो मत करिए कि आप अलग से प्रिपेयर करें उसको, आप यूपीएससी को ही प्रिपेयर करिए। आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे तो स्टेट पीसीएस आपका तैयार हो ही जाएगा, किसी भी स्टेट का। हाँ, जो वहाँ का लोकल आपका जो पार्ट होता है पेपर में, प्रीलिम और मेंस में, उसको आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा। वो डुएबल है विद इन 15 डेज, आप 2 वीक में उसे कर सकते हैं बड़े आराम से। तो मेरा सजेशन है एनसीईआरटीज को करें अच्छे से, स्टेट पीसीएस की तरफ ज्यादा ना सोचें, हो जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे उससे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले आप उसे कर पाएंगे। हमें स्टेट पीसीएस के एग्जाम देने चाहिए, आपकी राय क्या है? क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम स्टेट पीसीएस के एग्जाम दें या ना दें? अरुण, आपको आवाज आ रही है शायद? यस सर, यस। हाँ, ये अगर आपके साथ, शायद मेरी आवाज़ आप तक बहुत कम जा पा रही है। मेरा सवाल ये था कि क्या हमें स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यूपी का एग्जाम पहले दे देता तो। हेलो हेलो सर, आपका आवाज आ रहा है क्लियर? जी जी, सर अगर मैं यूपी का एग्जाम पहले दे चुका होता तो आई थिंक मैं काफी टाइम पहले आज प्रमोशन हो गया होता मेरा, 4-5 साल के बाद। तो ये आप माइंड में डाउट मत रखिए, एग्जाम सारे दीजिए, हर एग्जाम में आप अपेयर होइए। अगर इंद्र जी हमारे साथ हैं, इंद्र जी आप हमारे साथ हैं? शायद वो हमारे साथ अभी नहीं है। हमारे कोई और अच्छा, आप कुछ साथ हैं तो सर एक सवाल था कि गुड मॉर्निंग, आई कम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड एंड आई विश टू टेक सोशियोलॉजी एज माय ऑप्शनल एंड आई एम ओनली एलिजिबल फॉर यूपीपीसीएस बिकॉज ऑफ माय एज, हाउ टू स्टार्ट, प्लीज गाइड। ये सर साइकोलॉजी वाले सवाल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू डील विद सिचुएशन, तो कृपया आप थोड़ा सा बताएं। जी, सोशियोलॉजी का मैंने जैसे पढ़ा है, मैंने सोशियोलॉजी से पीजी किया है, तो सोशियोलॉजी में ऐसा कोई सब्जेक्ट ऐसा बड़ा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप बहुत शॉर्ट मेहनत करके भी, थोड़ी सी मेहनत करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, बिकॉज सब्जेक्ट इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही एक उस बाउंड्री में क्लियर है। ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं या बहुत ज़्यादा कोई इसमें कॉन्सेप्ट नए नए आ रहे हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स कुछ नहीं हो रहे हैं इसके अंदर सोशियोलॉजी में। अगर आप थोड़ा सा सोशियोलॉजी में आप अगर इंक्लूजन और ये मार्जिनलाइजेशन वगैरह इनकी बात करेंगे तो थोड़ा सा चला जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा नहीं है। तो इसके तैयारी के लिए सिर्फ आपको जो ग्रेजुएशन वाला जो सोशियोलॉजी वाला सब एरिया है वो आप ले सकते हैं, ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर सकते हैं इसका। और उसके बाद में जो पीजी। हाँ जी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए कौन बोल रहे हैं? सर मेरा नाम राहुल डेविड है और मैं बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और सर मैं इस फील्ड में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में बिल्कुल फ्रेशर हूँ।
तो सर आप मुझे सजेशन कीजिए कि मैं किस तरीके से अपने आप को डेवलपमेंट करूं कि मैं वहां तक अपने आप को लेके जाऊं। देखिए जैसे पहले सर मैंने एक आपको सवाल मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ जो और हाँ बच्चों का प्लीज है, क्योंकि वो प्लीज रिलेटेड है इसलिए बोल रहा हूँ कि कैसे हम अपना फोकस मेंटेन करें, या जो अटेंशन डेफिशिएंसी होती है जब हम तैयारी करते हैं तो अटेंशन हमारा इधर उधर होने लगता है, तो उसे कैसे डील करें, ये सवाल है कुछ बच्चों का। हाँ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। उसी पे मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब जैसे मैंने पहले बोला था कि आपने जो चूज किया है इसको, तो आपने किस कारण से आपको चूज किया, क्या आपने देखा है, व्हाट यू हैव फेल्ट फॉर दिस। उसके बाद में आता है कि आप, हेलो आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। बताइए आ रही। ओके उसके बाद में आप अपना गोल बनाते हैं, और गोल बनाने के बाद में देन यू हैव टू नाउ स्टार्ट विद जो अटेंशन डेफिसिट की बात कर रहे हैं या माइंड वेवरिंग होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं या माइंड वेवरिंग होता है, अटेंशन डेफिसिट होता है, वो इसलिए होते हैं कि हम उस पे जो फोकस है हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या तो हमारी मोटिवेशन में कमी है, या हम इम्पेशेंट हैं उन चीज़ों को, सभी लोगों को सभी चीज़ों को एक साथ जानने में, या हम चाहते हैं कि उसको हम सुपरफिशियल तरीके से करें, हम डेप्थ में न जाएं। तो बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ पर हम हमारा जो माइंड है वो अटेंशन जो डेफिसिट, मैं अटेंशन डेफिसिट की बात नहीं करूंगा, अटेंशन डाइवर्ट की बात करूंगा यहाँ पर, बिकॉज अटेंशन डेफिसिट एक बहुत नेगेटिव टर्मिनोलॉजी हो जाती है। और उसके बाद में आप अटेंशन आपको फोकस रखना है बिकॉज ऑफ मोटिवेशन, आपका गोल्स हैं, आप गोल पर फोकस रखें। सेकंड इम्पोर्टेंट इज कि आपके अंदर जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो अच्छी तरह से मेंटेन रखें उसको। बहुत ज़्यादा जल्दी आप इमोशनल ना हो जाएं, बहुत ज़्यादा जोश में ना हो, बहुत जल्दी जोश आपका ख़त्म ना हो जाए। तो जितने भी आपकी पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप करेंगे आप उसको, ठीक है। और जहाँ तक अगर अटेंशन फोकस और इसकी बात है कि आप कोई भी एक जैसे बताया आपको कि एनसीईआरटी की बुक्स लीजिए या दूसरी वहाँ से स्टार्ट करिए, तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप ये बस सोचिए मैंने पढ़ रखा है पहले से। अगर आप ये सोचेंगे मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, तब आप नेचुरली आप सुपरफिशियल तरीके से जाएंगे। यू हैव टू फाइंड आउट। इसके लिए मेरे पास 3 वर्ड हैं एक्चुअली। वन इज व्हाट एंड सेकंड इज व्हाई एंड थर्ड इज हाउ। कि जब कोई भी आप कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट तैयार करते हैं, पढ़ रहे हैं उसको, तो पहले आप करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, देन व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज देयर। तो एक रिलेशन आप बनाते हैं इसमें कि ये सब्जेक्ट में क्यों पढ़ रहा हूँ, या इसको कैसे जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ क्यों सब्जेक्ट क्यों ऐसा रिलेशन हो रहा है, किस तरह से क्यों इसको बताया गया इस तरह से, एंड देन हाउ इज एप्लीकेबल टू मी और अदर थिंग और टू द वर्ल्ड। लाइक जो अभी हमारे जो गजेंद्र जी हैं प्रोफेसर साहब, उन्होंने जो बताया है कि उसको रिलेशन में रखना है, कि रिलेट करना है अपने आप को। तो वो चीज़ें सारी जरूरी होती है। जब आप अपने आप को रिलेट करोगे, एक काइंड ऑफ सीरियसनेस दिखाओगे, कमिटमेंट दिखाओगे, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों की। एक्चुअली दिक्कत कहाँ आती है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्टेड हूँ एक पर्टिकुलर गेम खेलने में, या आई एम इंटरेस्टेड इन द बिजनेस और इंटरेस्टेड इन सम काइंड ऑफ ए सिस्टम डेवलपमेंट और समथिंग लाइक दैट, और एनी ऑफ द कैरियर। तो वहां पर बात आती है कि हमारे इंटरेस्ट तो है, पर लेकिन क्या हमारे अंदर वो एप्टीट्यूड है, क्या हम उतने अपने आप को कमिट कर पाएंगे, डेडिकेट कर पाएंगे। तो जो इंटरेस्ट बनता है वो कई बार सुनी सुनाई बातों पर लगता है, अच्छा लगता है। वी सी द स्काई दैट वन एयरप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, हम चाहते हैं पायलट बने, लेकिन उसके लिए एक सर्टेन क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है, सर्टेन एफर्ट की जरूरत पड़ती है, एबिलिटीज होती हैं, आप उसको डेवलप कर सकते हैं, वो समझना जरूरी है। और जहाँ तक जैसे उसका अटेंशन डाइवर्ट का है, एक और है कि जैसे आपको बताया गया है कि जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन रखिए, टाइम टेबल बनाइए, स्टडी हैबिट्स बनाइए अच्छी वाली, जो पॉजिटिव स्टडी हैबिट्स हैं उनको रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप रख, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें कि आप इसको कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट को आप पूरा करने के बाद ही दूसरे पे जाएं। एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करें, अच्छी तरह से तैयारी करें उसको,
बिकॉज एक रीजन होता है इसको, वाई प्रॉब्लम जो आती है हमारे पास में, वो आती है हमारे पास में एक मेमोरी को लेकर के। मेमोरी हमारी दो तरह की होती है, वन इज दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ज्यादातर हम भूलते हैं, फॉरगेटिंग होती है जब हम चीजों को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तक ही रखते हैं, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं लेके जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने का तरीका होता है कि आप उसको प्रैक्टिस करिए, उसको अच्छी तरह से समझिए, तीनों क्वेश्चन के साथ में व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अगर आप इन दोनों को फॉलो करेंगे तो आप उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से आप उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसको डेटा को रिट्रीव करने में, इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है, जो आपने नॉलेज आपने पढ़ा है, एक सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको रिट्रीव करने में वहां से आसानी होगी। और अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए। ऑर्गेनाइज करने का मतलब एक तो है ये बुक्स को ऑर्गेनाइज करना, ये चैप्टर को ऑर्गेनाइज करना, एक अपने माइंड को भी ऑर्गेनाइज करिए। ये ब्रेन होता है ना, उसको ऑर्गेनाइज करें, अदरवाइज क्लटर हो जाएगा पूरा ये कि आपने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, लेकिन सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है माइंड में। उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखें। अगर ऑर्गेनाइज तरीके से होगा तो जब आप इंटरव्यू होता है, कहीं भी होता है, तो उसको रिट्रीव करने में, उसको परफॉर्म करने में, वहां पे लाने में आसानी होती है इस चीज को। तो ये सब चीजें जरूरी होती हैं। और उसके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी है, कम्युनिकेशन अच्छा रखें, अपना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखें, प्रिसीजन रखें। वो जरूरी है कि आपके लिए ये जरूरी चीजें हैं कि आप कैसे उसको रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पढ़ना इम्पोर्टेंट है, यस, आपको लर्न करना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, आपको याद करना जरूरी है, लेकिन उसको रिप्रोड्यूस भी करना जरूरी है। तो आप क्या ये भी अपने आप को बीच बीच में चेक करते रहें कि आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ग्रुप अपने साथियों के साथ कॉन्टेक्ट डिस्कशन करिए, फैकल्टी के साथ में ये स्टूडेंट्स सभी इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो दैट वी कैन गेट दैट काइंड ऑफ हैबिट। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बेसिक स्किल्स को बताया, जो साइकेट्री के, साइकोलॉजी के स्किल्स है। और हमारा समय ऑलरेडी ओवर हो चुका है, 10:15। मेरा एक सवाल है। आप लास्ट सवाल अपना ले सकते हैं। हाँ, बोलिए आपका सवाल। सर मेरा नाम श्याम वेद है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। हेलो सर, मेरा ये सवाल है कि लास्ट सवाल है, हम इसके बाद कोई और सवाल नहीं लेंगे जी। सर, मेंस का तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेरे ख्याल से एक लंबा सवाल है और उसके लिए हमारी अलग से सेशन है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। सब्जेक्टिव सवाल ना पूछ के अभी हम लोग अपनी फैकल्टी से कंसर्न सवाल पूछ सकते हैं। मैं लास्ट सवाल गजेंद्र जी से लेना चाहूँगा। गजेंद्र जी, आपको आवाज़ अगर मेरी आ रही हो तो एक सवाल बच्चों का ये है कि ज़्यादातर बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से, अब जैसे एक बच्चे ने बोला है कि वो बॉटनी बैकग्राउंड से हैं। मेरी आवाज़ शायद कम आ रही है। मैं सुन पा रहा हूँ सर जी। तो बॉटनी बैकग्राउंड से है या जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनको गणित की तैयारी, उनको अपना मैथ कैसे बेटर करना चाहिए, अगर आप हमें थोड़ा कम शब्दों में बता सके, क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम ओवर कर चुके हैं। ठीक है सर, उसमें कुछ बुक्स हैं, आप देख सकते हो। क्यूकर मैथमेटिक्स का बुक है, उसको आप देखें। जो सी सेट का एग्जाम है, जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है स्टूडेंट्स, तो क्यूकर मैथ्स में ट्रिक्स दी होंगी, उसको करें। लेकिन मेरा सजेशन फिर भी ये है कि क्यूकर मैथ को देखने के पहले, उसको जाने के पहले, परचेज करने के पहले, आप जो एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स है ना, स्कूल लेवल तक, 10th लेवल तक, वो उसको आपको सोल्व जरूर करना चाहिए। अगर मैं इस सवाल को थोड़ा और एम्पलीफाई करूं, क्या आप हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि कौन सी एनसीईआरटी बच्चे कर लें, क्योंकि यहाँ गणित बहुत मुश्किल नहीं आता, बेसिक लेवल का। तो अगर कुछ एनसीईआरटीज आप हमें सजेस्ट कर सकें। एनसीईआरटी सर 6 स्टार्टिंग 6 to 10 सर। ओके, थैंक यू। 6 to 10 उसमें बहुत सारे टेक्निक्स इनको मिल जाएंगे। देन वो क्यूकर मैथ्स का जो बुक है उसको दे कैन रेफर। राइट, चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों का, हमारे जितने भी गेस्ट हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि सब आज के दिन हम आपको बहुत समय नहीं दे पाए, तो हम लोग एक पर्टिकुलरली आपके लिए एक सेशन रखेंगे जिसमें आप अपनी नॉलेज को इम्पार्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ। वेलकम सर।
और मैं सभी स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना समय निकाला। कोई बात नहीं, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। जब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत सवाल आते हैं मन में, पर धीरे धीरे करके इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। सारे सवालों के जवाब एक ही दिन में ना ढूंढें। आप सभी का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज का विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने इस पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। आप सभी को जो है आपका दिन शुभ रहे। गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।